welcome to my channel Bionic Studies. So let's start part 3 of gravitation from Science 1 class 10 SSC. So let's start. In the last period we have seen this problem, use your brain power, and now let's move forward and study the next topic. Do you know? In this they have given information about the high and low tides. So basically what is high tide and low tide? We have studied everything in detail in the lower classes like 7th or 8th in geography, but now we are going to study it in science. But क्यों, हमने तो already study किया है. Now we are going to study it by using reference of gravitation, by using reference of gravity, what gravitational force and etc. So let's see. हमें पता ही होगा और बहुत सारी मूवीज़ में भी हमने देख रखा है कि जो सी लेवल होता है दैट इंक्रीजेस एंड अगेन इट डिक्रीजेस. ऐसे वेव्स आती है और वो पानी का लेवल ना, अगर हम पानी में ऐसा कोई बड़ी चट्टान होगी पानी में एंड वी आर स्टैंडिंग ऑन इट व्हेन इट इज़ द टाइम फॉर हाई टाइड, नो क्या होगा, वो चट्टान मतलब हमें ऐसा फील होगा कि वो पानी जो है ना वो चट्टान से ऊपर आ रहा है, ऐसा ऊपर आते हुए हमें दिखेगा. एंड एट द टाइम ऑफ लो टाइड वो पानी बहुत ही नीचे जाएगा, पानी के लेवल ये चेंज होता है. इसे हम नेचुरल फेनोमेना भी कहते हैं, बट ये होता है, इसे हमने नाम दे दिया हाई एंड लो टाइड्स. तो जनरली हमने पढ़ रखा है कि ये सब होता है बिकॉज ऑफ मून की वजह से ये सब कुछ होता है. बट कैसे होता होगा मून की वजह से? बचपन में मेरे में मन में ये सवाल आया था कि ये हाई एंड लो टाइड्स होती है तो हाउ दे टेक प्लेस बिकॉज ऑफ मून की वजह से वो क्यों होते हैं? मून तो अर्थ से इतना छोटा है और अर्थ से कितना दूर है, फिर भी वाई मून हैज़ गिवन, माई मून डज इट. सो उसके पीछे का रीज़न है कि जैसे कि हमने स्टडी किया, न्यूटन ने क्या बोला था, एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर. सो अब ये अर्थ एंड मून ये भी तो यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट्स हैं, सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. अब मतलब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब अर्थ भी मून को अट्रैक्ट करेगी, अर्थ मून को अट्रैक्ट करती है, इसलिए तो मून ऐसा गोल गोल घूमता है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होता है. बट अब मून की बारी, मून कैसे अर्थ को अट्रैक्ट करता है? सो मून भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है, पर अर्थ इतनी बड़ी होने के कारण होता क्या है कि मून सिर्फ कुछ ही पार्ट को अट्रैक्ट कर सकता है अर्थ के. और जैसे कि हमें पता है कि अर्थ का 70% अर्थ का सरफेस पानी से भरा है, 71% सरफेस अर्थ का पानी से भरा है. सो ये मून जो है ना पानी को अट्रैक्ट करता है, एंटायर अर्थ को अट्रैक्ट करने की वजह. सो जब ये मून अर्थ के पानी को अट्रैक्ट करता है ना, अब यहाँ पे जैसे दिखाया गया है कि ये जो मून है ये इस साइड पे है. सो ये जो मून है ना ये अर्थ पे पानी को अट्रैक्ट कर रहा है. दिस मून इज अट्रैक्टिंग वाटर ऑन द अर्थ. सो अब जैसे पानी को अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो होता क्या है, इस साइड जो पानी है वो तो ऑब्वियसली मून की तरफ अट्रैक्ट होता है, बट इस साइड का क्यों नहीं होता? क्योंकि होता क्या है, अगर सिर्फ यही से अट्रैक्शन फोर्स रहा तो अर्थ तो यहाँ पे ही चली जाएगी ना, तो अर्थ को अपनी जगह पे भी रहना है. तो इसलिए अर्थ क्या करती है, यहाँ इस साइड का जो पानी होता है ना वो अपनी जगह पे रहता है, वो हिलता नहीं है. वो बोलता है तुम्हें अगर खींचना है तो खींच लो, हम ये ऐसे खींच रहे हैं. सो होता क्या है, यहाँ का भी पानी इस तरफ आने लगता है, यहाँ का पानी इस तरफ आने लगता है. जैसे हमने खेला भी होगा, खेल खेल में जब लड़ाई होती है एंड वी आर स्नैचिंग थिंग्स फ्रॉम आवर ब्रदर्स और सिस्टर्स, सिबलिंग्स, और इट मे बी योर फ्रेंड्स. दोनों साइड से फोर्स अप्लाई होता है, जिस साइड से ग्रेटर फोर्स होगा वो थिंग उस तरफ चली जाती है. बट यहाँ पे तो वैसी कोई बात नहीं है, बट फिर भी ये जो पानी है इस साइड का पानी ये यहाँ पे चला जाता है, और ये जो रेस्ट ऑफ द पानी है ये मून अट्रैक्ट कर लेता है. तो इस जगह पे क्या होती है, हाई टाइड होती है, सी लेवल, वाटर लेवल इन द सी इंक्रीजेस. बट हम बात करेंगे यहाँ की, यहाँ पे तो लो टाइड होती है. फिर इन जगहों पे, ये जो अपोजिट वाली जगह है ना, इन दो जगहों पे लो टाइड होगी. बट यहाँ पे लो टाइड क्यों, नाइंसाफ़ी क्यों? सो दिस इज़ बिकॉज अब यहाँ पे बहुत सारा पानी मून अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे पानी हम रख ले, अर्थ खुद का पानी यहाँ पे रख रही है, अर्थ को वहाँ पे जाना नहीं, इसलिए यहाँ का भी पानी इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है. तो होता क्या है, पानी की बहुत ज़रूरत होती है. सो जो इस साइड का भी पानी होता है ना, दैट ऑल्सो कम्स हियर. इसकी वजह से होते हैं हाई एंड लो टाइड्स. एंड हाई एंड लो टाइड्स ना दिन में कितनी बार, दे अकर इन ट्वाइस अ डे, मतलब 2 बार दिन में हाई टाइड्स होती है और 2 बार लो टाइड्स. अब ये होते क्यों ये तो पता चल गया. अब ये यहाँ पे सपोज हाई टाइड हो रही है ना, तो उस प्लेस से 90 डिग्री के एंगल पर जो 2 जगह होगी,
मतलब ये हो गई 2 जगह, यहाँ पे 90 बन गया एंड यहाँ पे 90, मतलब ये दोनों साइड्स पे अब लो टाइड्स होगी। सपोज यहाँ पे अगर हाई टाइड हो तो यही था हाई एंड लो टाइड्स के बारे में सब कुछ। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम स्टडी करेंगे अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है? जस्ट इमेजिन कि हमारे पास ना एक स्टोन है, प्यारा सा पत्थर है हमारे पास, दिस इज़ आवर स्टोन। सो ये जो स्टोन है ना, और हमें कहा गया है कि इस स्टोन को हमें हवा में फेंकना है। तो व्हाट विल डू, हम इस स्टोन को ऐसा हवा में फेंक देंगे और फेंकने के बाद क्या होगा, ये ऐसा ऊपर चला जाएगा। बट एक क्वेश्चन है, क्या ये स्टोन हमने फेंका तो ये हमेशा ऊपर ही जाता रहेगा या नीचे भी आएगा? यस, आंसर है कि वो नीचे आएगा। क्यों आएगा? इतना बड़ा तो अभी स्टडी किए है, ग्रेविटेशन की वजह से ये स्टोन नीचे आएगा, नीचे गिरेगा। बट अब समझ आया कि नीचे गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। बट और एक बात कि ये जो स्टोन है ना, ऐसे ऊपर ऊपर जाता है ना, जब इट गोज अपवर्ड्स, जिस टाइम ये नीचे आने वाला होता है ना, सपोज ये पॉइंट है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है स्टोन की, तो इस पॉइंट पे ये रेस्ट करेगा। रेस्ट, इट विल स्टे देयर फॉर 1 or 2 सेकेंड। जैसी हमारी वेलोसिटी वगैरह होगी और कैलकुलेशन करके वो टाइम पीरियड बता सकते हैं। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी टोटली ज़ीरो होती है, ज़ीरो वेलोसिटी हो जाती है एंड फिर ये नीचे आता है। तो जब हम स्टोन को ऊपर थ्रो करते हैं, जिस स्टोन को हमें ऊपर थ्रो करना है, जब ये हमारे हाथ में होता है और हम इसे थ्रो कर देते हैं, जब ये मोशन में होता है ना, तो इसकी वेलोसिटी तब, जब हम यहाँ से नीचे से ऊपर फेंकते हैं ना, तो इनिशियल वेलोसिटी इज मैक्सिमम। और जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि ऊपर जाके वो सर्टेन पॉइंट पे रुकता है, तो फाइनल वेलोसिटी जो हो गई हमारी, ये ज़ीरो हो जाती है। एंड जब ये स्टोन ही वहीं से नीचे आता है, इट कम्स, ये अभी रेस्ट पे चला गया है, अब इसे फिर से नीचे आना है। तो नीचे आने के लिए जो उसके पास वेलोसिटी होगी ना इनिशियल वाली, तो वो होगी ज़ीरो। और जो वेलोसिटी उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, मतलब ग्राउंड को टच करने से पहले जो उसकी वेलोसिटी होगी, वो होगी मैक्सिमम वेलोसिटी। ये यहाँ पे दिया गया है। बट हमने एक चीज़ पे गौर किया, क्या हर एक चीज़ ऊपर थ्रो करने के बाद नीचे ही क्यों आती है? ग्रेविटेशनल की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो वो फोर्स, मतलब न्यूटन ने जैसे कहा कि एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स विल अट्रैक्ट एनी टू ऑब्जेक्ट्स, ईच अदर दे विल अट्रैक्ट। सो ये अर्थ भी ना, अर्थ की एक टेंडेंसी, अर्थ की एक पुरानी आदत है कि जो कुछ उसके पास होगा ना, नियर टू इट्स सरफेस और समवेयर नियर टू इट, वो उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। सो यही होता है। और ये जो कोशिश करती है ना अर्थ अट्रैक्ट करने की, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से करती है। और एक बात, हमने सेंटर ऑफ मास सीखा था। सो सेंटर ऑफ मास क्या है? जिस प्लेस पे ऑल द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड। सो व्हाट हैपन्स इज, अर्थ का जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो लोकेटेड है अर्थ के एक्चुअल सेंटर पे। अर्थ का जो सेंटर है वही उसका सेंटर ऑफ मास है। तो होता क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है ना, उसको कुछ डायरेक्शन होगी ना, फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स तो वेक्टर है, तो वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होती है। तो वो उस ऑब्जेक्ट की, वो जो स्टोन नीचे गिर गया है ना, उसके पास भी कुछ डायरेक्शन होगी। सो वो डायरेक्शन है टू द सेंटर ऑफ अर्थ, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। और अगर साइंटिफिकली इसे बताना चाहे तो कैसे बताएंगे कि जब हम स्टोन को ऊपर फेंकते हैं, व्हेन वी थ्रो इट अपवर्ड्स, अर्थ कंटिन्यूसली ट्राइज टू पुल इट टूवर्ड्स इटसेल्फ। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन्स, velocity of that particular stone reduces, and due to continuous, मतलब अगर कंटिन्यूसली हम किसी थिंग को पुल कर रहे हैं, जैसे आपने पतंग उड़ाई होगी, जब पतंग बहुत ऊपर चली जाती है और व्हेन यू वांट टू टेक इट डाउन, ऊपर से नीचे लाना है, तो हम कंटिन्यूसली वो उस थ्रेड को पुल कर रहे होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन्स, कंटिन्यूसली हम पुल कर रहे होते हैं, भले ही तूफान हो, विंड चल रही हो तेज, फिर भी हमारे कंटिन्यूस पुल करने की वजह से पतंग नीचे आती। सिमिलरली अर्थ डज द सेम थिंग। अर्थ भी किसी ऑब्जेक्ट को अगर उसके पास लाना हो तो कंटिन्यूसली उस पर फोर्स रहता है, कंटिन्यूसली कुछ भी हो चाहे वो उस ऑब्जेक्ट को नीचे ला के ही रहती। यही था ऑल अबाउट अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स की समरी क्या है कि अर्थ के पास जो भी ऑब्जेक्ट होता है, अर्थ उसको अट्रैक्ट करती है, और अगर ज़्यादा में चाहे वेलोसिटी के मीन्स में, तो वो बता दिया है। And now there are solved examples. Calculate the gravitational force due to Earth on Mahendra in the earlier example. अब वो Mahendra and Virat are back. Mahendra is back, Virat is not there.
पहले हमें क्या कैलकुलेट क्या करना है, महेंद्र के ऊपर अर्थ कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है ये देखना है। तो हमें पता था कि फॉर्मूला एफ उस फोर्स का क्या है, G m1 m2/r²। तो अब ये जी का वैल्यू तो कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m1 सपोज कर लेते हैं हम महेंद्र का मास। तो महेंद्र का मास तो यहाँ पे दिया गया है 75 kg इंटू 75 इंटू अब अर्थ का मास क्या दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻24 kg ये लिखना है, और अपॉन आर स्क्वायर क्या है, रेडियस ऑफ द 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। अब ये सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आता है 733 न्यूटन। यहाँ पे आप बोलोगे कि कैलकुलेशन तो सिखाया नहीं, तो हमें मेन थिंग क्या समझनी है सॉल्व एग्जाम्पल से, कि आंसर कैसे निकालना है, स्टेप्स क्या है। एग्ज़ाम में इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस तो आने वाले नहीं है, इसलिए कैलकुलेशन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट आपको वैल्यूज़ तो लर्न करनी पड़ेंगी, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू तो लर्न करनी पड़ेगी, बिकॉज कभी भी कुछ भी उल्टा पुल्टा क्वेश्चन वो दे सकते हैं, इसके लिए। And example 2, starting from rest, what will be Mahendra's velocity after 1 second if he is falling down due to the gravitational force of the earth। मतलब अब स्टोन की जगह महेंद्र गिर रहा है। अब महेंद्र गिर रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो ही होगी, जैसे कि हमने देखा था, जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। और फोर्स, अर्थ उस पर कितना फोर्स डाल रही है 733 न्यूटन्स का, ये हमने पहले ही देखा है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट विल बी द महेंद्रज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे पहले क्या किया गया है, एक्सेलरेशन ढूंढा है और फिर न्यूटन की इक्वेशन में डाला है। तो एक्सेलरेशन इज व्हाट, एफ अपॉन एम, मतलब फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, सो उसको ही उल्टा कर दिया और टर्म्स को ट्रांसफर कर दिया, देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू एफ ऑन एम। अब हमारे पास एफ भी है एंड एम भी है। तो यहाँ पे ना इन्होंने क्या किया है, ये कैलकुलेशन मतलब पॉइंट में आएगा, मतलब बहुत ही घटिया कैलकुलेशन है यहाँ पे, पॉइंट पॉइंट में बहुत आंसर आएंगे, इसलिए हम ये कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करने वाले, ये एज इट इज़ रखेंगे, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन का तो कुछ करना ही नहीं है, हमें चाहिए क्या, वेलोसिटी। तो न्यूटन के फर्स्ट इक्वेशन के अनुसार व्हाट विल वी गेट, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो महेंद्र की वेलोसिटी 1 सेकेंड के बाद से टाइम की जगह पे 1 डालना है, u तो ज़ीरो है पता ही है, एंड वो क्या था, रिमेनिंग वेलोसिटी आफ्टर u प्लस ए टी ए। अच्छा, तो इन्होंने अब ए की वेलोसिटी निकाल ली 9.77, और ये सब आंसर निकाल के दिस इज 1.83 इंटू 10⁻9 टाइम्स महेंद्रज वेलोसिटी इन एग्जाम्पल 2। मतलब ये वेलोसिटी तो हमें मिल गई 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये तो वेलोसिटी हो गई, महेंद्र की वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। और नीचे क्या दिया गया है, एग्जाम्पल 2, पेज नंबर 6 पे जो एग्जाम्पल 2 था, जिसमें आई थिंक हमने वेलोसिटी निकाली थी, महेंद्र विराट की तरफ मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये वेलोसिटी 1.83 इंटू 10⁻9 टाइम्स है महेंद्र की वेलोसिटी उस एग्जाम्पल की और इस एग्जाम्पल में। अब हमने देखा था कि जो न्यूटन साहब थे उन्होंने क्या देखा था कि एप्पल जो है वो नीचे अट्रैक्ट हो रहा है, अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है। बट क्या हमने कभी उल्टा सोचा है, एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। ये तो क्वेश्चन है ना, ये तो यूज योर ब्रेन पावर वाला क्वेश्चन है, कि न्यूटन ने ही कहा था कि एवरी टू ऑब्जेक्ट विल अट्रैक्ट ईच अदर, बट अर्थ भी एक ऑब्जेक्ट है और एप्पल भी एक ऑब्जेक्ट है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो उसका आंसर हमें चाहिए, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि देखो भाई, एप्पल का मास कितना सा है, इतना सा एप्पल है, और अर्थ इतनी बड़ी है, एप्पल के कितने तो गुना अर्थ बड़ी है। अगर हम ऐसे 100, 150, मिलियन, बिलियन भी एप्पल ले ले तो अर्थ की साइज़ नहीं बन पाएगी, और जितना मास नहीं बन पाएगा। अब इतना सा मास है, और ये मास पे भी डिपेंड करता है ना, मतलब ये जो अट्रैक्शन है मास पे, मतलब वैसे नहीं कहना, बट ये अर्थ का फोर्स ज़्यादा होगा एप्पल पे एज कम्पेयर टू एप्पल का फोर्स ऑन अर्थ, बिकॉज ऑफ स्मॉल मास ऑफ एप्पल। और दूसरी चीज़, हम ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं, हम थोड़ी स्पेस से ऑब्जर्व कर रहे हैं एप्पल और अर्थ को, हम तो ऑब्जर्व कर रहे हैं अर्थ पे। हम ऑब्जर्वर ही इज ओनली लोकेटेड ऑन द अर्थ, सो हाउ विल वी नोटिस डिफरेंस कि एप्पल अर्थ की तरफ जा रहा है, अर्थ एप्पल की तरफ। तो ये तो हमें पता ही नहीं है, तो यही आंसर होगा इसका।
द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑल्सो एक्ट्स ऑन मून, मतलब ये जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है ये मून पे एक्ट करता है, ये तो हमने देखा ही, बिकॉज ऑफ विच मून जो है ना वो अर्थ की तरफ अराउंड अर्थ रिवॉल्व्स, मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ. But also in case of artificial satellites, they also revolve on earth. So whether this question flashed your mind that why don't these satellites, natural satellite or artificial satellites, fall on earth, why don't they get crashed on earth? तो उसके पीछे भी एक रीज़न है, वो रीज़न है उनकी वेलोसिटी. अगर यू डू जस्ट डू एन एक्सपेरिमेंट, आपके घर में यहाँ पे आसपास कोई की होगी या की चेन होगी, तो उसमें ऐसा उसे ऐसा घुमाओ अपनी उंगली पे, सो व्हाट विल सी, जब तक आप उसे घुमा रहे हो ना वो गिरती नहीं है, वो वैसे ही घूमती है घूमती है घूमती है. बट व्हेन यू स्टॉप अप्लाइंग योर फोर्स, जब आप अपना फिंगर घुमाना स्टॉप करते हैं तो वो की ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है, उसकी मोशन ही स्टॉप हो जाती है. तो यहाँ से हमने क्या सीखा, ये और ये केस सिमिलर है. और जो है ना उन पे फोर्स डालती है, ग्रेविटेशनल वाला फोर्स, अर्थ उन पे ग्रेविटेशनल का फोर्स डालती है. और ग्रेविटेशन मतलब अर्थ उन्हें अट्रैक्ट करना चाहती है, बट होता क्या है, पहले बीच में आ जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स. तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट्स ऐसा घूमते हैं. बट अब मून की बात तो ठीक है, मून तो नेचुरल सैटेलाइट है, मून तो घूमेगा, उसके पास वो नेचुरल पावर है वो घूमने की. बट व्हाट अबाउट आवर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को भी कंटिन्यूसली रिवॉल्व होना पड़ता है अर्थ के अराउंड, तभी तो वो वहाँ पे टिक पाते हैं. और अगर उनके पास ये वेलोसिटी नहीं होती ना, तो कब के वो अर्थ पे फॉल हो जाते, कब के क्रैश हो जाते. अब तक तो हमने देख लिया कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ भी ग्रेविटेशनल फोर्स देती है, अर्थ भी किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर लेती है. तो अब बोलते हैं कुछ अलग चीज़ के बारे में, अर्थ का एक्सलरेशन. जैसे कि हमने 9th में स्टडी किया था न्यूटन के सेकंड लॉ में, कि अगर हम किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हैं ना, तो दैट चीज़ विल ऑटोमेटिकली गेट एक्सलरेशन, एक्सलरेशन होता है उस चीज़ में. तो अब अर्थ भी तो क्या कर रही है, अर्थ भी तो फोर्स ही अप्लाई कर रही है. तो उस फोर्स की वजह से होता भी क्या है, मतलब होता क्या है, एक्सलरेशन होता है. उसी फोर्स की वजह से एक्सलरेशन होता है. तो ये एक्सलरेशन तो अब कुछ डिफरेंट है, राइट. अर्थ है, अर्थ तो एक प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ है, हम अर्थ पे ही सब कुछ स्टडी कर रहे हैं, मतलब ये तो अर्थ से रिलेटेड है ना, अर्थ तो यूनिक है. तो इस एक्सलरेशन को भी हम एक यूनिक नाम देंगे, विल कॉल इट अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन. और इसे हम छोटी जी से रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ तक. और ऑन द अदर हैंड वो जो कैपिटल जी था वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था. तो अब हम ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन मतलब स्मॉल जी की बात करेंगे, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यही उसकी डेफिनेशन क्या होगी, यहीं पे दिए, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन एक्सलरेशन, एंड थर्स इट इज कॉल्ड एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स डिनोटेड बाय जी. और एक्सलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास डायरेक्शन भी होती है. As the gravitational force on any object due to earth is directed towards the center of the earth, मतलब देखा था हमने कि सेंटर ऑफ मास अर्थ का उसके सेंटर पे ही लोकेटेड है. तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, उस फोर्स की डायरेक्शन, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन भी सेंटर की तरफ ही होगी. तो अब सब कुछ सेंटर की तरफ है, तो ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन कहाँ ही इधर उधर जाएगा, तो वो भी सेंटर की तरफ ही आएगा. सो अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन की डायरेक्शन इज ऑल्सो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब कहाँ, वर्टिकली डाउनवर्ड्स. अब थिंक अबाउट इट, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वेर नो ग्रेविटी. अब जस्ट इमेजिन करो ग्रेविटी नहीं होती तो हम सब ऐसे उड़ रहे होते. अच्छा, हम सब की बात तो ठीक है, हम उड़ेंगे, बट अब ऐसा अदर हैंड, ऐसा अदर व्यू पे देखा जाए तो जो अर्थ का एटमॉस्फियर है ना, एयर है अर्थ में, एयर प्रेशर है, ये जो सब कुछ है ना, ये भी ग्रेविटी की वजह से ही है. सो ये तो कुछ भी नहीं होगा, ओके, मतलब स्काई नहीं होगा स्काई नहीं होगा, सब कुछ अंधेरा होगा. हवा भी ऐसी नहीं होगी जैसी अब है, लाइक विंड्स आते हैं तो हमें ऐसा फील होता है ना, तो वैसा इतना कुछ नहीं होगा, हम तो बस उड़ ही रहे होंगे ऐसा. और अगर ग्रेविटी नहीं होती ना, तो जैसे कि हमें पता है कि ये जो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो वो भी क्यों करते हैं, उन पे सर्टन फोर्स एक्ट कर रहा होता है.
वो अट्रैक्ट करता है, सन भी सब प्लैनेट्स को अट्रैक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं होता तो सभी प्लैनेट्स एक दूसरे से क्रैश हो जाते। ये जो हमारी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज है, मिल्की वे और बहुत सारी मिल्की वे की आजू बाजू गैलेक्सीज है, वो क्रैश हो जाते। मतलब कुछ भी नहीं होता दुनिया में अगर ग्रेविटेशन नहीं होता, ग्रेविटी नहीं होती। वॉट वुड हैपन इफ द वैल्यू ऑफ जी वॉज ट्वाइस एज लार्ज, मतलब ये जो जी है इसका वैल्यू अगर ट्वाइस हो गया तो वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी उन दो ऑब्जेक्ट के बीच का ट्वाइस हो जाएगा। कैसे, तो अभी इसे प्रूव कर देते हैं मैथमेटिकली, उसे इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। तो हमने अभी तक देखा क्या था, ये जो फॉर्मूला था हमारे पास एक की, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो अभी हमें जी की वैल्यू डबल करनी है, तो क्या होगा 2g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये तो हमने लिख लिया, बट गोइंग अबव फ्रॉम दैट, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये जो 2 है ना उसे हम ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे। उसे बाहर निकालने के बाद क्या होगा, 2 यहाँ पे आ गया और ब्रैकेट में हमने लिख दिया जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। बट ये क्या होगा, ये तो फोर्स है, ये तो ये वाला फोर्स है, तो अब ये क्या होगा, ये एक्चुअल फोर्स से 2 टाइम्स हो गया है, 2x। मतलब अगर जी की वैल्यू इंक्रीज करोगे 2 टाइम्स करोगे तो उनके बीच का फोर्स भी 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा। अब हम देखते हैं वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू क्या होगी, तो इस जी की वैल्यू अब हमें ढूंढनी है। तो हम इसे कैसे ढूंढेंगे, उन्हीं की मदद से, न्यूटन की मदद से, उन्होंने तो इतने लॉज दिए थे तो उन्हीं की मदद से ढूंढ लेते, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से। तो वो क्या था, अभी अभी हमने लिखा था कि F इज इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो अब हमें फाइंड करना है अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन। सब कुछ तो अर्थ के हिसाब से होना चाहिए। सो देखो हम g एज इट इज़ रखेंगे, m1 को नाम कैपिटल M लिखेंगे, मास ऑफ अर्थ। m2 को स्मॉल m लिखेंगे, मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और डी स्क्वायर को नाम r स्क्वायर करेंगे, r स्क्वायर कर लेंगे। क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ द अर्थ, यहाँ पे डिस्टेंस तो रेडियस ऑफ द अर्थ ही हुआ ना, सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस तो रेडियस ही हो गया। तो ये बात तो चलो समझ में आ गई। बट अब आगे देखा जाए ना, तो ये जो f हो गया हमारा पता है, बट f को हमने देखिए पहले भी यूज़ किया था, f इज इक्वल्स टू ma। तो यहाँ पे भी लिख देंगे ma। तो ये m को am गया है, कैंसिल हो गया। तो बाप रे, वैल्यू तो मिल गई, वैल्यू तो हमें मिल गई, उस a की वैल्यू मिल गई हमें। a हो गया हमारा एक्सेलरेशन g m अपॉन आर स्क्वायर। बट यहाँ पे हमको सी ऐसे, मतलब कौन से भी एक्सेलरेशन के बारे में बात नहीं कर रहे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे क्या, g इज इक्वल्स टू g m अपॉन आर स्क्वायर। तो अब जैसे कि हमने अगर सपोज वैल्यूज़ डाल दी g m और r स्क्वायर की, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, g विल बी इक्वल टू 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसी को हम ऐसा लिखते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मिल गई हमें जी की वैल्यू। अब जी की वैल्यू तो मिल गई, अब आगे क्या देखेंगे कि ये जो एक्सेलरेशन, जैसे कि हमने देखा जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो इसमें किसी का मास तो है ही नहीं। मतलब इसका आंसर, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ले ले, यहाँ पे मेरे सामने फ़ोन है, लैपटॉप है, टेबल है, बॉटल है, वाटर बॉटल है, पेन है, पेंसिल है, तो इन सब पे, इवन मुझ पे या आप पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, दैट विल बी सेम, सॉरी नॉट, हाँ, जो ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन एक्ट करेगा वो सेम होगा। मतलब सबके लिए वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। मतलब समझ आया कि जो वैल्यू है जी की वो मास पे डिपेंड नहीं करती, क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी या केमिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड नहीं करती, क्वालिटीज़ पे डिपेंड नहीं कर कि मेरा मास इतना है, मेरा मास सपोज 50 kg है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है मेरे लिए अलग होता। ग्रेविटेशनल फोर्स अलग हो सकता है बट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सबके लिए सेम होता है।
हाँ, बट सबके लिए सेम होता है, मतलब क्या, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सभी ऑब्जेक्ट के लिए सेम होगा। सपोज मैं जिस रूम में बैठी हूँ उस रूम के सभी थिंग्स के लिए वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम होगा। बट सपोज कोई नॉर्थ पोल पे है, कोई इक्वेटर पे है, तो उनके लिए डिफरेंस होगा। कोई अंतरिक्ष में उड़ रहा है तो उसके लिए भी डिफरेंट ही होगा, या कोई डीप इनटू द अर्थ जा रहा है तो उसके लिए वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के वैल्यू भी डिफरेंट ही होगा। तो अभी देखते हैं कि ये वैल्यू कैसे डिफरेंट होगा, क्यों। अब यहाँ पे पहले एक क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इफ इट्स मास वुड बी ट्वाइस एज लार्ज एंड रेडियस ऑफ हाफ व्हाट इट इज़ नाउ। तो मतलब जी के वैल्यू ढूंढना है, अर्थ का मास डबल होगा, अर्थ का मास डबल और रेडियस हाफ। मतलब पहले हम तो फॉर्मूला लिख लेंगे, जी इज इक्वल्स टू, सॉरी नॉट दिस जी इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये लिख लिए। बट हमें क्या बोला गया है कि जो अर्थ का मास है ना, ये हो जाएगा 2m, और ये जो रेडियस हो जाएगा 1/2r, हाफ ऑफ व्हाट इट इज़ नाउ ना। सो इसी को हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो होगा क्या, जी का वैल्यू जी एज इट इज़ रहेगा, ये हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 2m अपॉन 1/2 का 1/2r, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r/2 का ब्रैकेट स्क्वायर। तो वो क्या होगा, हो जाएगा, ये जो 2 है यहाँ पे इसे हम बाहर निकालेंगे। सो 2gm अपॉन आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन 4। सो अब हमें टर्म्स को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। टर्म्स को ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, ये इज इक्वल टू लिख लेंगे 2gm। अब ये 4, अब ये नीचे है ना, तो उसे उल्टा कर देंगे। उल्टा हाउ, उल्टा विल बी लुकिंग इंटू 4 ऊपर जाएगा और आर स्क्वायर नीचे रहेगा, इंटू 4। सो 2 इंटू 4, वॉट 2 इंटू 4 इज 2 4 8। सो इट विल बी इक्वल टू 8gm अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो अब 8 को बाहर निकाल के इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, तो होगा क्या, ये और जी दिस इज इक्वल टू जी। तो हमारा अगर ऐसा हो गया है कभी कि अर्थ का मास डबल हो गया और रेडियस हाफ हो गया, तो ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना 8 टाइम्स इंक्रीज होगा, मतलब 9.8 इंटू 8 हो जाएगा। राउंड फिगर ले लेते हैं, 10 हो, सपोज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हो क्या जाएगा 8 टाइम्स, मतलब 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो अब आगे देखते हैं वेरिएशंस इन द वैल्यू ऑफ जी में जो चेंजेस होते हैं जिसका जिक्र हमने पहले किया था, अब उसे पढ़ेंगे। सो चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब क्या, हमने तो सीखा है भाई अर्थ गोल होती है, बट वो गोल नहीं होती, वो सिर्फ हमें बताया जाता है कि अर्थ गोल होती है। अर्थ का शेप ही कुछ और है। अर्थ ना जियोइड शेप की होती है, मतलब क्या, अर्थ कंटिन्यूसली घूम रही है ना सन के अराउंड, इट इज़ कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सो अर्थ का शेप भी चेंज हो गया। अर्थ कैसी हो गई, ऐसे ऊपर से और नीचे से ना ऐसे चपटी हो गई है, और ये जो बीच में से ना ऐसा बल्ज हो रहा है, मतलब बीच में का हिस्सा बाहर आ रहा है। आप ऐसा करके देखो, ऐसा गुब्बारा वगैरह फुलाओ एंड ऊपर से और नीचे से उसके दबाओ, तो वो जो शेप बनता है ना, उस शेप की अर्थ है। मतलब ये जो मिडल वाला जो पार्ट होता है ना, वो ऐसा बाहर निकलेगा, वो ऐसा बाहर आएगा, ये जो मिडल वाला पार्ट है, और ये जो ऊपर का और नीचे का जो पार्ट है ना, वो ऐसा फ्लैट हो जाएगा। सो वैसा ही है कुछ हमारे अर्थ का सरफेस। सो अब देखते हैं आगे। सो चेंजेस अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब अब देखा तो अर्थ कम्प्लीटली स्पेरिकल शेप का तो नहीं है, अर्थ जियोइड शेप का है। तो होगा क्या, देखिए, जस्ट मेमोराइज नहीं, इमेजिन कीजिए कि जो अर्थ का शेप इमेजिन कीजिए, और देखिए कि पोल्स है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वो कैसे फ्लैट हो गए हैं, और जो इक्वेटर का एरिया था वो ऐसा बाहर निकल रहा है, बल्ज हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो देखिए, गौर कीजिए कि जो नॉर्थ और साउथ पोल, मतलब पोल्स का जो रेडियस है वो तो कम हो गया, सेंटर से उसका डिस्टेंस तो कम हो गया, और ये जो इक्वेटर वाला एरिया है ना, उसका रेडियस तो बढ़ गया, उसका रेडियस बढ़ गया इक्वेटर वाले एरिया का। तो मतलब हमने क्या सीखा था, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में भी वैसा है। अगर आर की वैल्यू इंक्रीज़ होगी ना, तो जी की डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि आर नीचे है ना। तो अब
इक्वेटर पे जो आर की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई तो जी की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई, और पोल्स पे आर की वैल्यू तो कम है तो जी की ज़्यादा ही होगी। और वो दिया गया है कि द value of G is highest at the poles, and that is 9.832 meter per second square, and it is lowest at the equator which is 9.78 meter per second square. एंड ये जो वैल्यूज़ है ना ये लर्न कर लो क्योंकि एग्जाम में ये पूछते हैं बहुत बार। एंड नाउ चेंज विथ हाइट। अब जैसे कि बोला गया था कोई स्पेस में है तो उसके लिए भी ये जी की वैल्यू क्या सेम ही होगी, या कोई उड़ रहा है जैसे एरोप्लेन को ले लेते, एरोप्लेन उड़ रहा है तो उसके लिए भी वैल्यू जी की यही होगी। तो देखते अब हमने क्या किया, ऊपर उड़ गए हम, अर्थ की सरफेस पे नहीं, हम उड़ रहे हैं। जस्ट इमेजिन दैट वी आर फ्लाइंग इन द स्काई। तो अब हम उड़ रहे हैं तो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली जो सेंटर से डिस्टेंस था वो इंक्रीज़ हो गया, मतलब आर की वैल्यू तो इंक्रीज़ हो गई, आर की वैल्यू अब इंक्रीज़ हो गई। तो आर की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो जी की वैल्यू तो डिक्रीज़ होना ही है, जी की वैल्यू को तो डिक्रीज़ होना ही है अगर आर इंक्रीज़ हो जाए तो चलो भाई जी की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई। पर वो जी की वैल्यू सपोज़ हमने हाइट ले ली 10 किलोमीटर, हम अर्थ की सरफेस के 10 किलोमीटर के ऊपर उड़ रहे हैं, तो होगा क्या कि जी की वैल्यू कम होगी, जी की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, पर वो कितना होगी, थोड़ी सी, मतलब इतना सा उसमें फ़र्क रहेगा, मतलब वो निग्लिजिबल होगा। लाइक अगर आपके पास सपोज़ 10,000 रुपीज़ है और उसमें से किसी ने 2-3 रुपये चुरा लिए तो आपको तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो वैसा ही होता है इस केस में भी, इस केस में भी जी की वैल्यू सिर्फ थोड़ी सी कम हो जाती है जो निग्लिजिबल होती है, और उसके आगे अगर हम जाए तो जी की वैल्यू कम हो जाती है। अब ये तो हो गया चेंज विथ हाइट का। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, अब नेक्स्ट में है यही हाइट का टेबल दिया गया है। अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे 0 किलोमीटर हम अर्थ के सरफेस से अब ऊपर खड़े हुए तो जी की वैल्यू हमारे लिए होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑन माउंट एवरेस्ट विच हाइट इज 8.8 किलोमीटर, then their value of G will be 9.8 only. Maximum height reached by man-made balloon, so height will be 36.6 and value of G will be 9.77. Height of a typical weather satellite 400 and G will be 8.7. So height of a communication satellite will be 35,700 and a value of G will be 0.225. देखा कि गौर किया एक बात पे कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है जी की वैल्यू कम होती जा रही है। सो यही, एंड ये टेबल भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन डाल देते हैं कोई भी। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन था कि हाइट ऑफ अ टिपिकल वेदर सैटेलाइट, नहीं इस लास्ट सेकेंड वाले पे क्वेश्चन था कि बताओ वैल्यू ऑफ जी फॉर टिपिकल वेदर सैटेलाइट, ऐसा क्वेश्चन था। सो आंसर वॉज 8.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कोई भी कहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू के लिए। सो यू मस्ट बी रेडी विथ एवरीथिंग। नाउ नेक्स्ट वन इज चेंज विथ डेप्थ। जैसे कि हमने कहा कि कोई अगर अर्थ के नीचे जा रहा हो तो क्या होगा, देखो अब भाई अर्थ के नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है मतलब रेडियस तो अब यहाँ पे कम हो रहा है, रेडियस कम हो रहा है तो जी काहे कम होगा, वो तो इंक्रीज़ हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, रुको ज़रा, सब्र करो, सुनो। जी की वैल्यू जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे इंक्रीज़ नहीं होगी, वो डिक्रीज़ ही होगी। क्यों भाई, क्योंकि देखो यहाँ पे देख लो कि ये जो हमारी अर्थ है, सपोज करो ये हमारी अर्थ है और हम अर्थ के नीचे जा रहे हैं, बीच में जा रहे हैं। तो सपोज कर लो कि हम इस पॉइंट पे, हम यहाँ पे खड़े हैं और अर्थ का सेंटर जो है यहाँ पे है, तो हमारे लिए अर्थ कितनी लिमिटेड हो जाएगी, हमारे लिए अर्थ तो सिर्फ इतनी ही बचेगी। क्यों, क्योंकि हम इतने अंदर आ गए, हम इतने अंदर ही आ गए कि ये जो रिमेनिंग मास वाला जो पार्ट है ना अर्थ का, ये जो रिमेनिंग वाला, ये अब वहाँ पे एक्ट नहीं करेगा हम पे, ये जो रिमेनिंग वाला मास का पार्ट है ना ये हम पे एक्ट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि हम नीचे नीचे जा रहे हैं इसलिए। मतलब होता ही है वैसा होता है कि जनरली अगर हम डेप्थ में जाए ना, अर्थ के डीप में जाए, ऐसा ग्राउंड खोदे और नीचे चले जाए ना, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट जो होता है ना वो इतना एक्ट नहीं करता है हम पे, उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। सो होता क्या है, इस पार्ट का मास जो है ना वो निग्निजिबल हो जाता है, इस मास को हम कंसिडर ही नहीं करते, इस मास को कंसिडर नहीं करते, कंसिडर करते हैं तो सिर्फ इसको।
तो भाई देखो, मतलब मास भी कम हो रहा है, मास भी कम हो रहा है, रेडियस भी कम हो रहा है, तो इनके कंबाइन इफेक्ट से होता क्या है, जी का वैल्यू भी कम हो जाता है। ऐसे कम 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 होते होते ना सेंटर सेंटर की तरफ जाते जाते वो तो हो जाता है भाई ज़ीरो, ज़ीरो हो जाता है। सो रिमेंबर ये ज़ीरो क्यों होता है ना, क्यों, क्योंकि कंबाइन इफेक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ एम एज वेल एज आर, ये उसका आंसर है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, ये भी पूछा जाता है, कभी कभार वो पूछते हैं ऐसे ही। सो नाउ आपने तो सीख लिया जी की वैल्यू कब कैसे कहाँ चेंज होती है। अब विल द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज एज वी गो इनसाइड द अर्थ। डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों चेंज होगी भाई, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वो तो पहले से ही सेंटर ऑफ अर्थ में है, हम भले ही ऊपर उड़े नीचे जाए वो क्या ही चेंज होगी, वो वैल्यू क्यों चेंज करेगी, वो जो डायरेक्शन है वो क्यों चेंज होगी, डायरेक्शन तो वही रहेगी सेंटर ऑफ अर्थ की, सेंटर ऑफ अर्थ की रहेगी ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए डायरेक्शन। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, अभी अभी तो देखा था कि वैल्यू ज़ीरो होगी। एवरी प्लैनेट एंड सैटेलाइट हैज़ डिफरेंट मास एंड रेडियस। हाँ, इस बात पे ज़रा गौर कीजिए कि हर किसी प्लैनेट का रेडियस एंड मास डिफरेंट होता है, तो उनका जी भी डिफरेंट होगा। सो द वैल्यू ऑफ जी विल बी ऑल्सो डिफरेंट, क्योंकि जी का फॉर्मूला ही क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का GM/r²। सो उसकी वजह से जी तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, हमारे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और रही बात एम और आर की, तो वो हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ये जो जी की वैल्यू है ना वो कांस्टेंट नहीं रहेगी एंटायर यूनिवर्स में, सिर्फ अर्थ के लिए वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, बाकी के प्लैनेट्स के लिए डिफरेंट होगी। लाइक मून के लिए अगर हम अर्थ पे कूदेंगे, सपोज आई जम्प हियर, यहाँ जहाँ पे है ग्राउंड पे गई और जंप किया, और अगर सेम फोर्स के साथ जंप मैंने मून पे भी किया ना, तो मैं 6 टाइम्स ऊपर उड़ जाऊंगी और ऊपर जंप कर पाऊंगी। क्यों, क्योंकि मून की जो जी की वैल्यू है वो कम है, इसलिए मून जो ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है ना उसका वो फोर्स भी कम है इसीलिए। और ये भी याद रखना, मतलब ये तो जीके का ही क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ जी इज़ 1.1/6 और द वैल्यू ऑफ अर्थ ऑन मून। मतलब क्या कि जो जी है ना, अर्थ पे सपोज जी होगा ना तो मून पे 1/g होगा, सॉरी 1/6 होगा 1/6 g होगा मून पे। So, अब आते हैं मास एंड वेट। दिस इज़ द सिंपलेस्ट टॉपिक एवर, यह आपका सबसे सिंपल टॉपिक जो याद रहेगा। हमने सीखा था मास एंड वेट। वेट की बात की जाए तो अगर हम जाते हैं कहीं बाहर, मतलब सब्ज़ी वगैरह लेने, तो हम कहते हैं ना 1 किलो दे दो, और उनके वो कहते हैं कितना चाहिए, वज़न वज़न हम कहते हैं जिस चीज़ को वेट कहते हैं हम, तो वो हम केजी में मेजर करते हैं। बट मास का देखा जाए तो मास का ऐसा यूनिट ही मेजर करने का केजी और ग्राम है, तो डिफरेंस क्या होगा मास और वेट में। यही तो जड़ है सारे फसाद की, हम मास को भी केजी बोल देते हैं, कभी वेट को केजी बोल देते हैं, क्या होता है क्या चलता है क्या पता ही नहीं चलता। तो इसलिए बट साइंटिफिकली अगर देखा जाए ना तो मास और वेट दोनों डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, ज़मीन आसमान का अंतर है उन दोनों में। तो मास होता क्या है, मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। इस पर्टिकुलर मेरे हाथ में एक पेन है, तो उस पेन में कितना मैटर प्रेजेंट है, वो प्लास्टिक से बना है तो कितना प्लास्टिक है, उस पर टेप लगा हुआ है तो कितना टेप है, कॉटन है तो कितना कॉटन है, रिफिल है उसमें कितना इंक भरा हुआ है, वो सब कुछ। सो वो क्या होगा, मैटर होगा इस पर्टिकुलर पेन के अंदर का। और आप कहीं भी चले जाओ, मिल्की वे से किसी दूसरी गैलेक्सी में भी चले जाओगे ना, इस पेन में जो मैटर है ना वो वैसा ही रहेगा, इट विल नेवर चेंज। और ये होता है हमारा मास, उसका ऐसा यूनिट होता है केजी और CGS यूनिट होता है ग्राम। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा इनर्शिया। और आगे बढ़ेंगे वेट की तरफ। अब वेट है ना, वेट बहुत ज़रा सा डिफरेंट है। हमने देखा था कि अर्थ ना ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है, किससे खींचती है, ग्रेविटेशनल फोर्स को। और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। इसी फोर्स को हम वेट बोलते हैं, मतलब हम ऐसे आ रहे थे वेट के लिए। दिस फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास
ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कैन बी रिटन यूजिंग दिस इक्वेशन. दिस वेट इज इक्वल्स टू एम जी. जी काहे लिखे हम, एफ तो हमें पता है ए होता है, तो जी काहे लिखे यहाँ पे, तो जी काहे लिखे क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं द फोर्स exerted by the earth, the force which with the earth attracts object. मतलब अर्थ आ गई ना, अर्थ अट्रैक्ट कर रही है तो जी ही लिखेंगे. ग्रेविटेशन एक्सलरेशन, अर्थ से रिलेटेड जो भी टर्म्स होता है ना वो ग्रेविटेशन एक्सलरेशन या जो कुछ भी होता है ना, अगर अर्थ आ गई तो वो टर्म्स को मेंशन करना पड़ता है. एंड ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है. एग्ज़ाम में ऐसा पूछा था, मतलब कुछ टेस्ट चल रही थी और उसमें पूछा गया था कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर वेट. ऊपर सबसे ऊपर था एफ एम, नीचे था एम ए, और उसके नीचे था एम जी, और नीचे नन ऑफ द अबो. तो घाई घाई में बच्चे क्या कर लेते, एम ए को क्लिक कर देते, सॉरी एम ए को क्लिक कर देते या एम ए का ऑप्शन टिक कर देते. मतलब ऑनलाइन टेस्ट में भी होता है ना क्लिक वगैरह करना, अभी तो ऑनलाइन ही चल रहा है. सो वहाँ पे गौर करना, वहाँ पे ध्यान देना, वो रॉन्ग हो सकता है. फिर वो एम जी होता है, एम ए नहीं होता है, ये याद रखना है. वेट हमेशा जी, जो भी रिलेटेड टर्म्स होगी ना जिसमें भी अर्थ आएगा ना उसमें ये जी और वगैरह वगैरह अर्थ से रिलेटेड टर्म्स ही आएंगे. और वेट तो क्या है हमने देखा भाई, फोर्स है, तो फोर्स का ऐसा यूनिट होगा क्या, न्यूटन. सो वेट का भी यूनिट क्या है, न्यूटन. और हमने देखा था कि जी की वैल्यू हर जगह पे सेम नहीं है, तो वेट की वैल्यू भी हर जगह पे सेम नहीं है, बट मास की है. और यहाँ पे लिखा गया है कॉलोकियली, मतलब जनरली. ऐसे बातों बातों में हम क्या कर लेते कि वेट और मास को ना सेम ही कंसिडर कर लेते. बट सपोज हम बात कर रहे हैं कि मास, मेरे पास यहाँ पे बॉटल है, उसका मास सपोज हमने इमेजिन कर लिया कि उस बॉटल का मास होगा 20 kg, 20 किलोग्राम से इस बॉटल का मास है. तो उसका वेट कितना होगा, 20 × 9.8, मतलब एम जी. वेट इज इक्वल्स टू एम जी. तो एम तो हमें पता है, इंटू जी कर देंगे. सपोज यहाँ पे 10 है, 10 वैल्यू है जी की, तो 20 × 10 मतलब 200 न्यूटन्स होगा इसका वेट. और जैसे हम बाज़ार में जाते हैं तराजू यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग बैलेंस कहते हैं हम उसे, तो उसमें लोग दो दो चीज़ें रख देते हैं ऐसे दोनों तरफ और उन्हें मेजर करते हैं. तो यहाँ पे वो एक्चुअली वेट नहीं कर रहे होते, वे नहीं कर रहे होते उन दोनों चीज़ों को, वो क्या कर रहे होते, उनका मास कंपेयर कर रहे होते. सपोज हमें 1 किलो आलू चाहिए ना, तो एक साइड में 1 किलो का वज़न रख देंगे और दूसरी साइड 1 किलो आलू भर देंगे. सो दिस इज़ द थिंग. अब आगे बढ़ते हैं, आगे है क्या, आगे है विल योर वेट रिमेन कांस्टेंट एज यू गो अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. भाई हम जा रहे हैं अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, अब हम उड़ रहे हैं. जस्ट इमेजिन वी आर फ्लाइंग अबव द अर्थ सरफेस. तो जैसे हम उड़ रहे हैं तो गौर, हमने पहले भी गौर किया था इसी चीज़ पे कि वो जो वैल्यू थी ना, आर की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो जी की वैल्यू तो डिक्रीज़ होगी. तो जी की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई तो वेट भी क्या होता है, एम जी. मतलब जहाँ जी की वैल्यू घटी या चेंज हो गई वहाँ पे वेट भी ऑटोमेटिकली चेंज होगा, क्योंकि एम तो चेंज होने वाला नहीं है. सो वैल्यू विल नॉट रिमेन कांस्टेंट. सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन अ टॉल लैडर. इफ़ योर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 2r, व्हाट विल बी योर वेट. अब ये ऐसे जो क्वेश्चन रहते हैं ना, ये बड़े ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बट जब हम मतलब इंटरेस्टिंग भी होते, इतने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर ये एग्ज़ाम में आ जाए ना तो कोई भी उसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है. बट हम जनरली क्या करते हैं, हमारी थिंकिंग मतलब हम ना बहुत ही ऊंची थिंकिंग कर लेते हैं, मतलब ये ऐसे करेंगे ऐसे. बट यहाँ पे सिंपली क्या करना होता है, पहले फॉर्मूला लिखो, उसमें वैल्यू डाल दो और आंसर आ जाएगा. सो एग्ज़ाम में बहुत सारे लोग इसी क्वेश्चन पे अड़ जाते हैं एंड दे डोंट सॉल्व इट. इनफैक्ट दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी. लेट्स सॉल्व इट. टॉल लैडर पे खड़े और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ है 2r. तो वेट क्या होगा, वेट तो हमने देख लिया है कि वेट W इज इक्वल्स टू एम जी. बट हमें जी की वैल्यू चाहिए, तो जी क्या होता है, Gm/r², r². बट यहाँ पे r क्या है, 2r है, तो होगा क्या, Gm/2r². यहाँ पे भी बहुत सारे गलती कर देते हैं कि ये 2 को 2 ही लिख देते, 2 का स्क्वायर नहीं करते. तो होगी क्या जी की वैल्यू Gm/4r².
2 का स्क्वायर 4 और r का स्क्वायर r स्क्वायर। तो अब फिर से हम करेंगे क्या कि इस 4 को साइड में कर लेंगे, इस 4 को हम कर लेंगे साइड में। तो वो होगा क्या, इट विल बी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये 4 हो गया साइड में। मतलब ये g की वैल्यू क्या हो गई, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई, मतलब g हो गया हमारा 4g हो गया, 4g, g हो गया हमारा 4g। तो इसी g को हम यहाँ पे डालेंगे, w इज इक्वल्स टू एम जी था ना, तो एम जी की जगह 4g डाल देंगे ऐसे, w इज इक्वल्स टू m4g, m4g। तो वो होगा क्या, 4 को साइड में कर लेंगे, 4mg। तो ये जो वेट हो गया ना, वेट क्या हो गया, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो हमारा वेट कैसा क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। व्हाट विल बी योर वेट, 4 टाइम्स माई ओरिजिनल वेट। आपका कितना है उससे मल्टीप्लाई कर लो 4 को, दैट विल बी योर वेट व्हेन यू आर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ।